हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। माध्यम में इसकी तरंग दैर्ध्य होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा की बात करेंगे तो मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर माध्यम परिवर्तन होता है, माध्यम में परिवर्तन होता है प्रकाश की किरण का, प्रकाश की किरण का, तो कौन कौन परिवर्तन होता है, किन किन चीजों में परिवर्तन होता है, किन किन चीजों में, तरंग दैर्ध्य में, प्रकाश के वेग में, ठीक है, तीव्रता में और आयाम में। अपरिवर्तनशील कौन होता है? अपरिवर्तनशील होता है कौन? आवृत्ति होती है। तो पहली अवधारणा तो ये हो जाएगी हमारी। द्वितीय अवधारणा की बात करते हैं। द्वितीय अवधारणा में हम बात करेंगे कि जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक किसी भी माध्यम में परिवर्तन आने पर अगर अपवर्तनांक निकालेंगे तो ये किसके बराबर होता है? प्रकाश का वेग, वायु, या तो वायु या फिर निर्वात ले सकते हैं हम। प्रकाश का वेग वायु निर्वात में बटे में प्रकाश का वेग माध्यम में। ठीक है, तो इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हल। तो बच्चों, हमें दिया क्या है? हमें दिया है, हमें एक तरंग दैर्ध्य दे रखा है, एक वर्णीय प्रकाश का तरंग दैर्ध्य दे रखा है। तो हमें लेमडा वन तरंग दैर्ध्य को किससे प्रदर्शित करते हैं? लेमडा से। कितना दे रखा है? नैनो मीटर दे रखा है। तो नैनो का मतलब क्या होता है? 10 की घात ऋणात्मक 9 मीटर हो गया। ठीक है। फिर हमें दे रखा है कि अपवर्तनांक, अपवर्तनांक दे रखा है हमें। कितना दे रखा है? वो दे रखा है हमें 1.5। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है और हमें माध्यम का तरंग दैर्ध्य पूछा गया है। बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर ये करते हैं कि हम ये देखते हैं कि प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में आ रही है। तो बच्चों, हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि प्रकाश की किरण निर्वात से आ रही है। तो मतलब निर्वात से आ रही है, मतलब कौन सा माध्यम हो गया? विरल माध्यम। जिसके घनत्व कम होता है वो कौन सा माध्यम होता है? विरल माध्यम होता है। तो निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक अगर निर्वात की बात करें तो पहले तो हम अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में भी n से प्रदर्शित किया गया है। तो n1 यहाँ पर कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है। फिर सघन माध्यम में जा रही है, तो सघन माध्यम में हमें क्या दिया हुआ है? सघन माध्यम दिया हुआ है और जिसका अपवर्तनांक हमें दे रखा है 1.5 दे रखा है। ठीक है। तो अब मान लेते हैं ये हो गया हमारा अभिलंब। अभिलंब जिसको n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब यहाँ से हमारी प्रकाश की किरण आई। ठीक है। अब प्रकाश की किरण आएगी तो आनी तो सीधी चाहिए थी, पर सघन माध्यम में इसलिए कहाँ पर मुड़ जाएगी? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा आपतन कोण और ये हो गया हमारा अपवर्तन कोण। ठीक है। अब यहाँ पर देखें अगर हम, तो वेग, अगर विरल माध्यम की बात करें तो विरल माध्यम में जो प्रकाश का वेग होता है उसे c से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर वेग v हो जाएगा, जैसे परिवर्तनशील होगा। ठीक है। फिर अगर हम बात करें, ठीक है, ये तो हो गया वेग। ठीक है, c से क्या हो गया? v हो गया। आवृत्ति यहाँ पर क्या रहेगी? अपरिवर्तनशील होगी। जो न्यू यहाँ पर था वही यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर न्यू किससे प्रदर्शित करा है हमने? आवृत्ति। ये क्या है? आवृत्ति है, जो कि अपरिवर्तनशील होगी। और यहाँ पर हो गया एक लेमडा वन, यहाँ पर तरंग दैर्ध्य हो गया। यहाँ पर लेमडा टू, यहाँ पर क्या हो गया? तरंग दैर्ध्य हो गया। ठीक है बच्चों, ये तरंग दैर्ध्य हो गया। ठीक है, ये भी परिवर्तनशील होगा क्योंकि माध्यम में परिवर्तन आ रहा है। तो देखिए बच्चों, अब हम
बात करते हैं कि क्या संबंध होता है अपवर्तनांक का प्रकाश के वेग से और किससे, तरंग दैर्ध्य से। ठीक है, तो अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बात करें अपवर्तनांक की, तो अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है, कहाँ से कहाँ जा रहा है हमारा प्रकाश, 1 से 2 में जा रहा है। तो ये किसके बराबर होगा, प्रकाश का वेग निर्वात में, ठीक है, बटे प्रकाश का वेग माध्यम में। अब अगर मैं अपवर्तनांक को लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, n2/n1 लिख सकता हूँ। और प्रकाश का वेग अभी अभी हमने देखा, तो यहाँ पर तो c से प्रदर्शित कर रहे हैं और यहाँ से v से, तो ये हो गया हमारी समीकरण प्रथम। ठीक है, अब एक और सूत्र होता है, वो होता है आवृत्ति का, कि आवृत्ति बराबर क्या होता है, जिसको न्यू से प्रदर्शित करते हैं, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग बटे तरंग दैर्ध्य। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें तरंग दैर्ध्य में भी संबंध देखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें तरंग दैर्ध्य निकालना है। तो न्यू बराबर क्या हो गया, c बटे लेमडा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, c बराबर न्यू लेमडा। ठीक है, और आवृत्ति तो अपरिवर्तनशील है ना, तो अगर मैं, आवृत्ति अपरिवर्तनशील है तो आवृत्ति को तो न्यू का न्यू लिखेंगे। तो पहले किस माध्यम में थी, विरल माध्यम में। तो विरल माध्यम के लिए अगर ये सूत्र हम लगाएंगे तो c बराबर क्या हो जाएगा, न्यू लेमडा वन। और अगर सघन माध्यम के लिए लगाएंगे तो सघन माध्यम के लिए ये सूत्र क्या हो जाएगा, v बराबर न्यू लेमडा टू। ठीक है, और समीकरण द्वितीय और तृतीय नाम दे देंगे और इन दोनों का क्या निकाल लेंगे हम, अनुपात निकाल लेंगे, 2:3, 2 का भाग 3 में देंगे तो c बटे v बराबर क्या आ जाएगा, लेमडा वन बटे लेमडा टू। ये समीकरण 4 हो गई। ठीक है बच्चों, ये समीकरण 4 हो गई। तो देखिए, अब समीकरण जो हमने प्रथम थी एवं जो चतुर्थ है, अगर उन दोनों को अगर हम मिला दें, देखिए, तो प्रथम समीकरण जो थी हमारी वो क्या थी, c बटे, अगर c बटे v को अगर हम यहाँ से हटा दें तो क्या आएगा, n2/n1 बराबर क्या आ जाएगा, लेमडा वन बटे लेमडा टू। अब हमें n2 का मान दे रखा है, n1 का मान भी दे रखा है, तो 1.5/1, और लेमडा वन का मान दे रखा है हमें 600 गुणा 10⁹ और लेमडा टू का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से अगर लेमडा टू का मान अगर हम निकालेंगे तो डेढ़, डेढ़ की टेबल से अगर डेढ़ से काटेंगे इसको हम, तो डेढ़ दूना 4 बार कटेगा। ठीक है, तो 400 आ जाएगा, तो 400 गुणा 10⁻৯ मीटर, यहाँ पर इस प्रश्न का क्या होगा, उपयुक्त उत्तर होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। तो देखिए, नैनो, इसको हम नैनो भी लिख सकते हैं, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, लेमडा टू बराबर क्या हो जाएगा, 400 नैनो मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो विकल्प ए, विकल्प यहाँ पर सत्य विकल्प होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।